चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू श्री बालाजी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के अंदर पारिसर सत्ता। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आपका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका क्या फ़ायदे है, इसके क्या नुकसान है और वगैरह सब कुछ। चैप्टर नंबर 4, इंटरनेट टू कंप्यूटर। ठीक है, हम देखते हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे के नाम से परिचित है। इंटरनेट के द्वारा वर्तमान में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर बैठे सब कुछ हम वो काम कर सकते हैं जो इंटरनेट के द्वारा होता है। गेमिंग खेलना, ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऑनलाइन टीचिंग करना, एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे भी है और इसके नुकसान भी है। जो व्यक्ति इंटरनेट को सही ढंग से और काम लेता है उसके फ़ायदे हैं। जो व्यक्ति इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो यूज़ करता है उसके नुकसान है। और वर्तमान के अंदर हमारा जो युवा है वो सबसे ज़्यादा इंस्टा यूज़ करते हैं। पता नहीं उनका सुबह उठते उनका जो होता फ़ोन का लॉक खोलते सीधी फिंगर जाती हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। ठीक है, और हम इंटरनेट का यूज़ सही करके बहुत सारे कुछ काम कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। जो आप वर्तमान के अंदर जो वीडियो देख रहे हो वो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो, तो आप सही जगह पे आए हो। अब देखते हैं इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास कंप्यूटर या फ़ोन होना चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर के अंदर कोई वेब ब्राउज़र, और अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो मॉडेम की आवश्यकता होगी कि आप इंटरनेट जोड़ोगे कैसे। आपको इंटरनेट जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होगी। आप मॉडेम लैपटॉप के साथ शेयर कर सकते हो, उसका वाईफाई आप फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने पीसी के अंदर जोड़ सकते हो। इस तरह आपका इंटरनेट एक्सेस होता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये वो कंपनी होती हैं जो आपको जो इंटरनेट के साथ साथ हमें और भी सुविधा प्रदान करें, जैसे डोमेन नेम, सिस्टम नेम, वेब होस्टिंग आदि। अब हम देखते हैं मॉडेम की प्रकार। सबसे पहले होता है बाहरी मॉडेम, उसके बाद आपका आता है इंटरनल मॉडेम जो आपके सीपीयू के अंदर लगता है। लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट मॉडेम आता है, ठीक है। और कंप्यूटर का जो आपका सीपीयू उसके अंदर हमें आपको डलाना पड़ता है, ठीक है, ये इंटरनल मॉडेम जिसके साथ हम नेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीसी मॉडेम। ये आपके क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिस पे चिप होती है, उसके माध्यम से आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका मॉडेम का ओनली फॉर इतना सा काम होता है और डेटा को ट्रांसफ़र करना। जो आप यूज़ करते हो, वो जो आप नेट यूज़ करते हो अपने ऑफिस में, घरों में या कहीं भी, वो मॉडेम की सहायता से आता है। इसका ओनली फॉर काम है जो होते हैं आपके सिग्नल वो आप तक पहुँचाने। और इसका पूरा नाम है मॉडरेशन और डिबोलिशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इंटरनल मॉडेम, इंटरनेट मॉडेम ये मॉडेम हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप के इंस्टॉल होता है। ये मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम से सस्ते होते हैं और इनके लिए अलग से पावर की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो होते हैं आपके सिस्टम के अंदर होते हैं, जो उसको तो पावर और वहीं से मिल जाता है। और आंतरिक के और दो भाग होते हैं। टाइल अप, ये टेलीफोन की केबल पर काम करता है। इसे टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। और दूसरा आपको होता है वाईफाई नेटवर्क बिना किसी लॉगिन के एक्सेस हम कर सकते हैं। और वाईफाई लॉगिन करने के लिए हमें उसके अगर सामने वाले बंदे ने पासवर्ड दे रखे हैं तो उसके लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत होगी, या अगर उस पर पासवर्ड बिल्कुल नहीं है तो हम आराम से उसका चीज़ को लॉगिन कर सकते हैं, वाईफाई जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल मॉडेम जो आपको होता है बाहरी मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम इनको सेटअप करना काफ़ी नहीं आसान होता है। ये टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं और इनके लिए अलग से आप बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आप ये देख रहे हो ये वाला, इसको अलग से आपके लाइट की ज़रूरत होती है।
ठीक है। और अगर आप इनको इंटरनेट कनेक्शन रोकना चाहते हो तो ओनली फॉर आप जो होती इस मॉडेम को आप इसको स्विच ऑफ कर दो, आपका इंटरनेट कनेक्शन रुक गया, ठीक है। और इसके मॉडेम के उदाहरण भी है और डीएसपी मॉडेम, ये ब्रॉडबैंड मॉडल इसको कनेक्शन की भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पीसी कार्ड मॉडेम। ये पीसी कार्ड मॉडेम क्या होता है ये देखते हैं। ये मॉडेम पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं और ये क्रेडिट कार्ड के आकार का होता है। आपके जो होते हैं क्रेडिट कार्ड एटीएम वगैरह उसके आकार का होता है और नोटबुक और हैंडबुक कंप्यूटर पीसी कार्ड स्लॉट में आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। जब इसकी आवश्यकता होती है तो हम इसे हटा भी सकते हैं। और इनमें टेलीफोन केबल के अलावा और किसी केबल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है आपके पीसी कार्ड मॉडेम के अंदर। अब चलते हैं इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए बहुत सारी माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं। पहले देखते हैं डायल अप। ये सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है जो कि आजकल प्रचलित है और इसको एक फ़ोन की कॉल की तरह हम नंबर डायल कर इंटरनेट जोड़ा जाता है। अगर जब हम वेब सर्फिंग नहीं करेंगे तो ये अपने आप को काम कनेक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पे आएगा वेब सर्फिंग। कुछ बच्चे पूछते सर ये वेब सर्फिंग क्या होती है? वेब सर्फिंग वो होती है हमें जिस चीज़ का पता नहीं होता हम उसके बारे में हम जो चीज़ सर्च करते हैं और गूगल पे उसे कहते हैं वेब सर्चिंग। और जिसको हमें जिस चीज़ के बारे में पता होता है हम जाके वहाँ उस वर्ड को टाइप करते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। जैसे अब देख ले, अगर आपको पालेसर से जोधपुर जाना है तो आप यहाँ सर्च करोगे पालेसर टू जोधपुर टिकट तो सीधा आपको आ जाएगा रोडवेज बस की तरह, ठीक है। आपको पता कुछ नहीं है कि कौन सी बस है वगैरह, उसे कहते हैं वेब सर्फिंग। बहुत सारे बसों किसी बस को ढूंढना, मल्टीपल पेजों से कोई एक चीज़ आपकी काम वाले वस्तु को ढूंढना उसे कहते हैं वेब सर्फिंग। और डीएसएल इसका पूरा नाम है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन होता है। ये डायल फेड अलग कनेक्शन तेज़ होता है। फ़ोन लाइन के माध्यम से ये कनेक्शन होता है। इसके लिए लैंडलाइन की आवश्यकता नहीं होती है। ये डायल अप के विपरीत ये एक बार कनेक्ट होने के बाद हमेशा कनेक्ट रहता है। इसके साथ फ़ोन लाइन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मोबाइल आप सभी को पता है। मोबाइल के माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में सर्विस प्रोवाइडर जैसे हमें 3G 4G 5G इंटरनेट कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं और इसे हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हो। और वर्तमान के अंदर आपका 5G कनेक्शन चल रहा है जो धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ रहा है। ब्रॉडबैंड ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड और बैंड विच से बना है। ये काफ़ी तेज़ होता है। इसके कारण हम कंप्यूटर वॉइस कॉलिंग ऑडियो वीडियो स्ट्रीम की अच्छी गुणवत्ता का फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रॉडबैंड की गति सामान्य मेगाबाइट प्रति सेकंड में मापी जाती है Mbps। वाईफाई इसका पूरा नाम वायरलेस फ्रेंडली होता है। ये WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होते हैं। ये कनेक्शन रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा होता है। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट कंप्यूटर आदि में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लगभग 20 मीटर मीन्स 60 फीट की दूरी तक हम इसे रेंज होती है। जहाँ दीवार होती है वहाँ पर इसका दायरा कम हो जाता है क्योंकि और दीवार में रेडियो तरंगे क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। ये वाईफाई के अंदर होता है। और वाईफाई आप सभी को पता है वाईफाई चीज़ क्या होती है। हम यूज़ करते हैं छुपके किसी का, ठीक है। कोई वाईफाई हम देते हैं, कोई हम छुपके इसको वाईफाई को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन करती हैं। इसके लिए केबल टीवी होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपयोग करता है जिसे डायल अप और DSL सेवा तुलना में ये तेज़ होता है, परंतु इन्हीं स्थानों पर उपलब्ध होगा जहाँ पर और केबल टीवी कनेक्शन है, अन्यथा आपके नहीं होगा। जहाँ पर आपकी और केबल टीवी की सर्विस है वहाँ पर ही आपको ये सुविधा मिलेगी, अन्यथा वहाँ
आपको नहीं मिलेगी। उसकी बात है सैटेलाइट। सैटेलाइट के द्वारा हमें कनेक्ट, ये कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ़ोन लाने की आवश्यकता नहीं होती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपकरण के माध्यम से इंटरनेट जुड़ता है, जिसके कारण दुनिया में कहीं भी हम इस्तेमाल और कर सकते हैं। ठीक है, परंतु मौसम ख़राब होने इसके लिए हानिकारक होते हैं। ये उपकरण कनेक्शन थोड़ी देर के और डाटा संचार करता है, इसलिए रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ वर्क नहीं कर सकता है, जैसे गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि करना थोड़ा और कठिन हो जाता है। उसके बाद है इंटरनेट। ये इंटरनेट वो होता है जो निजी कंपनियां यूज़ करती हैं ओनली फॉर अपने लिए, और ना कि इंटरनेट। ये इंटरनेट से बिल्कुल अलग है। इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। अब देखते हैं, ये एक निजी नेटवर्क होता है, ये उसी संगठन के और कर्मचारी के लिए होते हैं जिसके लिए इसे बनाया जाता है। एक आम इंटरनेट यूज़ करने वाला व्यक्ति इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट किसी बड़ी कंपनियों का एक अलग से नेटवर्क होता है। और इंटरनेट वरना इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड WWW वर्ल्ड वेब वाइड है, जबकि इंटरनेट एक निजी कंपनी का इंटरनेट है जिसका सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए इसे बनाया गया है। इन दोनों के अंदर TCP और IP ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। दोनों के द्वारा एक जैसा काम किया जाता है और इंटरनेट यूज़र इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, परंतु इंटरनेट के यूज़र इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट का में फायरवॉल सिक्योरिटी होती है जो कि किसी आम व्यक्ति उसे एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब देखते हैं वेबसाइट एक वेब पेज होता है जो इंटरनेट के माध्यम से बनाई गई वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज होते हैं जो कि एक दूसरे पेज हाइपरलिंक के वेबसाइट किसी निजी व्यक्ति या किसी को जानकारी प्रदान करने के होते हैं, और वेबसाइट के मुख्य पेज पर होम पेज के नाम से छोड़ा जाता है। बहुत सारी वेबसाइट एक दूसरे वेबसाइट के हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़ी हो सकती हैं, और वेबसाइट एक कंप्यूटर सिस्टम के होस्ट किया जाता है जो जिसे हम सर्वर कहते हैं। इसे HTTP और सर्वर भी कहा जाता है। अब देखते हैं वेबसाइट के कितने प्रकार होते हैं। वेबसाइट के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट में जानकारी स्थित होती है और यूज़र उसे कुछ और बदलाव नहीं कर सकता है। और दूसरी डायनेमिक डायनेमिक वेबसाइट एक समुदाय का हिस्सा होती है। इसमें किसी भी यूज़र के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। देख लो, अधिकांश बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं सर के वेबसाइट में 2 स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट क्या है। आप देख लो बस इन तरह, ये आप स्टैटिक वेबसाइट ऑन फॉर आपकी एक फ़ोटो है, और दूसरी आपके में ये आपका एक वीडियो है। फ़ोटो ऑन फॉर आपको शो होगी और देखिए उसके आप कुछ नहीं कर सकते हो, और यही बात वीडियो में, वीडियो आपका हर बार चेंज होगा। ठीक है, सेम चीज़ें स्टैटिक वेबसाइट ऑन फॉर और नॉर्मल होती है, डायनेमिक आपकी मल्टीपल काम पेजेस पे काम करती है। अब देखते URL। ये एक वेब संस्थान का संदर्भ है। ये वेबसाइट फाइल या दस्तावेज को सामान्य प्रारूप इंटरनेट को पता करता है। पहले देखते हैं प्रोटोकॉल। पहले होता है HTTP, दूसरा होता है HTTPS। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। HTTP होता है जो अनसिक्योर होती है, जो आपकी वेबसाइट होती है वो अनसिक्योर होती है, और HTTPS होता है जो वेबसाइट सिक्योर होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद आपका आता है सब डोमेन, जो WWW वर्ल्ड वेब वाइड। इसको आप यूज़ कर सकते हो और इसको आप यूज़ नया भी कर सकते हो, सीधा आप डोमेन नया लिख सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये होता है गूगल। ये गूगल एक डोमेन नेम है। आप इसकी जगह जिस तरह आपका फेसबुक, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये आपकी क्या है, ये डोमेन नेम है। और इसका जो होता है डोमेन .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .live हो गया, .me हो गया, .xyz हो गया, .org, एवरीथिंग जी ये आपके डोमेन होते हैं। इसके साथ और ये आता है। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है इंडेक्स पेज, जो आपका होम पेज होता है जहाँ आपकी वेबसाइट खुलेगी, उसे कहते हैं फाइल पाथ। जब आप फेसबुक www.facebook.com खोलते हो तो फेसबुक का पेज खुलता है, उसे कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, और ये पूरा आपका होता है रिसोर्स और डोमेन www.google.com, ये आपका पूरा डोमेन होते हैं। जब आप इसको एंटर करोगे तब आपका ये वाला पेज आपका खुलता है इंडेक्स में। ठीक है, अब हम देखते आगे क्षेत्र, परिभाषा और उपयोग क्षेत्र। जैसे आपका .com, इसका मीन्स होता है और कॉमर्शियल, ये आप बिजनेस के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए, कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए आप कर सकते हो या निजी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एड्यू, इसका होता है कि एजुकेशन, ये ओनली फॉर आपके स्कूल या कॉलेज और सेक्टर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसके अलावा वो किसी को नहीं देते। ठीक है, EDU। उसके बाद आपका आता है GOV, ये ओनली फॉर आपके जो सरकारी विभाग है वहाँ पे इसका यूज़ होता है और गवर्नमेंट बाहर के अंदर। उसके बाद आपका आता है .net, ये जो आपके नेट हमें देते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका .org, इसका मीन होता है ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट या जो आपकी संस्था होती है जिसको NGO होता है वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और .com जगह आपका .in भी आता है, .live भी आता है, .me भी आता है, .xyz, ये सब डोमेन नेम है। ये जो आपका ये टॉप लेवल डोमेन नेम है। इसके अलावा .in भी, वो भी आपका टॉप लेवल डोमेन नेम है। .app भी टॉप लेवल डोमेन है। ठीक है, हम पढ़ते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इमेज, वेब, वीडियो कंटेंट, मतलब आप देख सकते हो वेब ब्राउज़र क्या होता है। जैसे आपके लोग और गूगल क्रोम है, वो हम उस पर न्यू टैब ले सकते हैं, वापस उस टैब को क्लोज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, पेज को कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद में पूरी जानकारी। ठीक है, अब देखते हैं सर्च इंजन। ये आपका वेब ब्राउज़र है। और जो आप होता है गूगल, वो सर्च इंजन होता है। ठीक है, ये कुछ फेमस है जैसे क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ये सफारी, ये मिनी, ओपेरा मिनी होता है, जैसे फायरफॉक्स होता है, ये आपके ये और पॉपुलर है जो वर्तमान के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद आपका आता है सर्च इंजन। वेब सर्च के लिए अगर आपको कोई चीज़ ढूंढी हो तो आप और कहाँ पे जाओगे? सीधा वर्तमान के अंदर और गूगल जाओगे, करोगे। आपको कोई वीडियो, फाइल, ऐप, सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज़ आपको ढूंढनी है, किसी के बारे में अगर आप कुछ ढूंढना है तो आप सीधा जाओगे सर्च इंजन के पास। और मार्केट के अंदर, ऑनलाइन के फील्ड के अंदर, जैसे आप देख सकते हो और गूगल है, याहू है, बिंग है, और भी आपके साथ बहुत सारे आपके हैं। ठीक है, मिनी हो गया ऑफर, ये चीज़ याहू, बिंग, आस्क, वाइडू, ये चाइना का सर्च इंजन है। ठीक है, ये एक सर्च इंजन वास्तविक समय में लिखित प्रक्रिया को संभालता है। वेब क्रॉलिंग या वेब स्पाइडर, जिन वेबसाइट पर अच्छा डेटा उपलब्ध होता है उसको कौन होता है, उसको उपयोग करने के लिए काम करता है। इंडेक्स, देखो इंडेक्स क्या होता है, जिस तरह आपकी कोई किताब होती है, किताब के अंदर जो मेन पेज होता है इंडेक्स, क्या आपका ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, इसकी चैप्टर हमें हम वहाँ से सीधा जा सकते हैं। सेम चीज़ आपकी कहाँ पर होती है, और वेबसाइट पर होती है। हमें यानी जो होता है गूगल, हमें ये मल्टीपल वेबसाइट देगा कि आपको किस वेबसाइट पर जाना है, उसकी ये अच्छे से कंटेंट ये है। उसके बाद आता है सर्चिंग, जो हम सर्च करते हैं सर्च इंजन में अच्छे परिणाम देता है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इंजन गूगल, बिंग और याहू है। गूगल सर्च, जिसमें सामान्यतः गूगल वेब सर्च और गूगल कहकर संबोधित किया जाता है, ये एक वेब सर्च इंजन है जो कि वर्ल्ड वेब पर हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को प्रदान रिक्वेस्ट को मानता है और हमें सूचना अर्थात परिणाम खोज के देता है। जैसे बिंग और याहू वो भी देता, जैसे ये भी देता है। हम अगर कुछ भी उस पर जाएंगे, हम लिखेंगे स्टडी सिक्योर कोचिंग सेंटर, ठीक है, वो सीधा हम जाएगा आपको, ये आप स्टडी सिक्योर है। ठीक है, अगर आपको कुछ ही कोई भी आइटम अगर आपको सर्च करना है तो आराम से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है विकीपीडिया। ये कि विकीपीडिया
ओपन सोर्स है, ठीक है, ये मुक्त विश्वकोश हैं और इस वेबसाइट पर बहुत सारे लेख लिखे जा चुके हैं जो कि उपयोगकर्ता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आपको बता दें कुछ लोग प्रति घंटे हज़ारों परिवर्तन और लगातार विकिपीडिया में करने के लिए सुधार कर रहे हैं और इसमें वर्तमान में किए गए परिवर्तन को इतिहास में किए जाए परिवर्तन के रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। और विकिपीडिया मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़ वगैरह एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं ईमेल। देखो आपको शायद पता नहीं होगा, इससे पहले फैक्स मशीन आती थी और जब ये ईमेल आया तो इसने सब कुछ और मार्केट पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। और ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और ये आमतौर पर 1993 में इसका शुरुआत है, जैसे मैसेज को और डिजिटल फॉर्म में एक लेख को दूसरे या किसी और व्यक्ति को भेज दें। ईमेल प्राप्तकर्ता का उपयोग एक समय ऑनलाइन रहने के लिए आवश्यकता नहीं होती थी। ईमेल के 3 भाग है। पहला भाग तो एनवेलप, दूसरा होता है संदेश हेडर, तीसरा होता है मैसेज बॉडी। जिस तरह हमारे लोकप्रिय आपके देख लो जीमेल है, हॉटमेल है, याहू मेल है, आउटलुक है, ये अन्य भी है और भी मार्केट के अंदर। और देखो ईमेल आपके 2 टाइप का होता है। पहला ईमेल होता है जिसके आगे यूजर का नाम होता है, उसके बाद उसका नहीं सिंबल से पहले का भाग जो मेल बॉक्स यानी उपयोगकर्ता के नाम होता है, और दूसरा जो होता है सिंबल के बाद भाग वो डोमेन नेम होता है। जिस तरह आपका आगे जो नाम उसके बाद @google.com होता है, वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है। और ईमेल के अंदर सर्वप्रथम ईमेल लिखने के लिए कंपोज ऑप्शन का क्लिक करना पड़ता है और इसके अंदर 2 होता है, एक CC होता है, एक आपको होता है BCC। CC किसे कहते हैं, भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के जानकारी, जैसे ईमेल जब भेजते हैं तो एक दूसरे को पता होगा कि ये ईमेल और मेरे को भेजा है, ये ईमेल उसको भी भेजा है, ठीक है। और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, भेजे गए सभी कर्ताओं को में से किसी एक दूसरे को जानकारी नहीं होती कि ये ईमेल और किसे भेजा गया। और इसके अंदर अटैच भी होता है जिसकी इसकी लिमिट होती है कि आप 25 MB से ज़्यादा फाइल भेज नहीं सकते हो। अगर आपको 25 MB से ज़्यादा फाइल भेजनी है तो उसके लिए आपको गूगल ड्राइव आपका यूज करना पड़ेगा, अन्यथा आप जीमेल पे भेज नहीं सकते हो। अब देखते हैं मेल भेजते कैसे। मेल भेजा जाता है जब हम मेल खोलते हैं तब ऑप्शन आता है कंपोज, इसके माध्यम से हम मेल भेजते हैं और जो आपका मेल आएगा वो आपका और यहाँ पर बताएगा, ठीक है। जो आपके सोशल जो मेल होते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, ट्विटर के वगैरह लिंक्डइन, जो आपके मेल किस बताएगा इसमें बताएगा। और ध्यान रखिए जो आपको मेल अगर आपको मेल पसंद आ गया, स्टार पे क्लिक करते हैं तो आपका मेल यहाँ पे आएगा जो आपको मेल पसंद है। ये होता है शनो जो आप अटैम्प्ट से करते हो, जो आप मेल भेजते हो वो मेल और यहाँ पर आता है। और मान लो आपने कुछ मेल भेजा है, वो आप चाहते हो इसको मेल को बाद में करूँगा और टाइप करूँगा तो आपका मेल और कहाँ पर आएगा, वो आएगा सेव इसके अंदर। और अगर मान लो आपको कोई मेल हटाना है तो आप मेल इस पर क्लिक करना और यहाँ से आप मेल आप रिमूव कर सकते हो, जो ये जाएगा अटैच के अंदर। और ये मेल वहाँ 30 दिन तक रहेगा और 30 दिन के बाद वहाँ से अपना बढ़ जाएगा। आप चाहते हो 30 दिन से पहले हटाना तो वहाँ जाके आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। और देखो ये देखो खुल गया आपका और कंपोज का ऑप्शन जो 2 आप किसको भेजना है, और इसके अंदर CC और BCC है। पहला देख लो, अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप होता है, जो आपको मैसेज आता है वो मैसेज किसी ने और के पास आया, आपको पता है ये मैसेज और मेरे को नहीं भेजा, ये मैसेज भेजा व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, तो वही चीज़ ये चीज़ करता है CC। उसके बाद आपका आता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो आपका व्हाट्सएप के अंदर ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है, उसके अंदर हम नंबर सेव करते हैं और जब भी हमें किसी को मैसेज भेजेंगे तो सभी को मैसेज पर्सनल जाएगा, उसलिए काम आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ये होता है सब्जेक्ट, और इसके अंदर हम जो मेन चीज़ लिखते हैं जो हमने भेजी वो,
और ये होता है आपका अटैच, जो आप अब यहाँ से फाइल, वीडियो, फ़ोटो, इमेज, एवरीथिंग कुछ भी अटैच करके भेज सकते हो। और ये आपकी होती है मैसेज बॉडी होती है, जहाँ आप यहाँ पे आप खुद टाइप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर होता है सेंड, और ये आपको साइड में ऑप्शन दिख रहा है, ये इस तरह का ऑप्शन, ठीक है। ये आप काम करता है, आप जिस बंदे को मेल भेज रहे हो वो मेल शेड्यूल होता है इसके अंदर। मेन चीज़ तो कि आप इसे मेल भेज लो आज, वो उसके पास जाएगी कब, और कल जाएगी। हम यहाँ से शेड्यूल सेट कर सकते हैं। मेल तो आपने मेल आज भेज दी, उसके पास आप कल परसों जब भी आपको बनो आप यहाँ से शेड्यूल आप सेट करके भेज सकते हो। अब देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं हमें प्रदान की गई हैं, जहाँ से हम बहुत सारी अच्छी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। राजस्थान पोर्टल, ये राजस्थान की वेबसाइट है। ये राजस्थान सरकार के प्रमुख वेबसाइट है। इस वेबसाइट के द्वारा हम बहुत सारी जानकारी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका मुख्य वेबसाइट होने के कारण हम बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आती है आवेदन भरने के लिए RPCSC वेबसाइट है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है और सभी नागरिक सेवाओं हेतु रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए और समय का परिणाम पता करने जैसे सभी कार्य वेबसाइट द्वारा किए जाते हैं। इस वेबसाइट जाने के लिए उस वेबसाइट लिंक है, आप देख सकते हो rpsc.rajasthan.gov.in, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं RTI। ये RTI वेबसाइट ये राजस्थान के राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करता है। ये वेबसाइट उसके लिए है जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, जिसकी आर्थिक घर की स्थिति ठीक नहीं है, ये उसके लिए है, उसे वंचित है। निजी स्कूलों में वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए बनाई गई है। और ये पोर्टल कानून की 25% जो होती है सिटी स्कूलों खाली रखनी पड़ती है। और हमारे राजस्थान के जो सभी स्कूल है उसको निजी स्कूलों में ये कवर करती हैं। स्कूलों में शिक्षा विभाग की आम आदमी को मध्य सूचना अंतर ये काम करती है। इस ऑनलाइन सिस्टम की मदद से किसी भी स्कूलों को सीटें की संख्या, प्रवेश के लिए आवेदन शुल्क की प्राप्ति, पूरी फार्म वितरण की जानकारी विभिन्न स्कूलों के साथ स्कूल वर्गीय पदों को मिल सकते हैं। ये राइट टू एजुकेशन है। इसका एक फ़ायदा है राजस्थान सरकार, अगर आपका बच्चा, अगर पेरेंट्स कोई आर्थिक और कमज़ोर है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इसका फॉर्म भर के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके जो पैसे और गवर्नमेंट देगी, आपको स्कूल वालों को फीस देनी नहीं पड़ेगी। इसका ये फ़ायदा है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, स्टडी स्क्वायर नाम है।